हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, राजगढ़ चूरू। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट में कनिष्क प्रथम, जो कि कुषाण वंश के महान शासक थे, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश के महान शासक थे और इनसे पूर्व कुजुलकटफिस, विमकटफिस की जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो हम आज बात करेंगे वो कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे। कनिष्क जो थे वो एक महान साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किए। यदि हम कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि की बात करते हैं तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया, कुछ प्रथम शताब्दी में 58 ईस्वी को उनके शासन की तिथि मानते हैं, और जो एक मान्य मत है जिसमें राखलदास बैनर्जी, रेप्सन महोदय, फर्ग्यूसन आदि हैं, उनका ये मानना है कि कनिष्क की जो तिथि है वो 78 ईस्वी है, और ये भी माना जाता है कि कनिष्क के समय 78 ईस्वी शक संवत की स्थापना भी हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनिष्क ने मध्य एशिया से लेकर सारनाथ तक विजय प्राप्त की। उनके शासन में या साम्राज्य में कहें, एक बड़ा भाग सम्मिलित था और कुरुशपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन कनिष्क महान का जो महत्व है वो उनकी विजयों से अधिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए है। यहाँ पर अब हम सांस्कृतिक उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म की उन्नति। जिस प्रकार हमने जब मौर्य वंश पढ़ा था तो हमने अशोक के बारे में कि अशोक पूर्व में उन्होंने बहुत से राज्यों पर विजय प्राप्त करी, और कुछ समय पश्चात, अपने राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात, उन्हें युद्ध से अलगाव उनका पैदा हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा ही कुछ कनिष्क के साथ भी हुआ, क्योंकि एक और हम कह रहे हैं कि उन्होंने मध्य एशिया से सारनाथ तक की विजय प्राप्त करी। लेकिन ये कहा जाता है कि जब उन्होंने मगध पाटलिपुत्र की विजय प्राप्त करी थी तब उन्हें अश्वघोष नामक एक संत प्राप्त हुए जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और उनके प्रभाव में उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, विस्तृत विवेचन, उन्होंने उसका विश्लेषण किया, और तत्पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए उन्होंने न केवल उनके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध सिद्धांतों का पालन किया। हालांकि इस बारे में भी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पाटलिपुत्र विजय के पश्चात जो उनका बौद्ध धर्म ग्रहण करने की बात है उसमें मतभेद है, लेकिन तारानाथ जो है वो इस बात को सत्य प्रतिपादित करते हैं। तो कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद पेशावर में उन्होंने विशाल बौद्ध विहार, मठ, चैत्य, स्तूप आदि का निर्माण कराया। साथ ही साथ सारनाथ तथा अन्य स्थानों पर भी उन्होंने बौद्ध उसके दर्शन किए। कनिष्क की बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण उनका कदम था वो क्या था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जिस समय कनिष्क बौद्ध धर्म के संपर्क में आए
उस समय बौद्ध धर्म में के सिद्धांतों को लेकर उसमें काफी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में लगभग 18 जो धाराएं थी या 18 पंथ ऐसे हो गए थे जो कि अलग अलग मत रखते थे। ऐसी स्थिति में कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात एक बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में किया गया। मैंने बताया कि उन्होंने बौद्ध धर्म जो अपनाया था उसमें अश्वघोष का मुख्य हाथ रहा था। तो ये कहा जाता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई, उसमें वसुमित्र जो थे वो उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उसके उपाध्यक्ष बने। इस बौद्ध संगीति में जो मुख्य कार्य हुआ वो जो त्रिपिटक, आप जानते होंगे कि बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इन त्रिपिटकों की पर बहुत सी टीकाएं लिखी गईं और उन टीकाओं का एक पुस्तक के रूप में संकलन किया गया जो कि महाविभाष के नाम से जानी गई। तो बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में आए मतभेदों को त्रिपिटकों की टीकाओं के माध्यम से संकलित करके एक नया वो महाविभाष के रूप में जाना गया। और बौद्ध संगीति का एक सबसे बड़ा हम परिणाम कहें वो था महायान शाखा का उदय। पूर्व में जो जब महात्मा बुद्ध द्वारा जिस बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया था, ये माना जाता है कि वो शाखा हीनयान शाखा, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के मतावलंबी हैं, वो हीनयान शाखा में विश्वास करते थे। उस समय बुद्ध को एक देवता के रूप में नहीं पूजा जाता था, या बुद्ध की जो चित्र बनाए जाते थे वो केवल प्रतीकात्मक होते थे, जिनमें कि उनके कहीं पर चरण बनाए जाते थे, कहीं उन्हें वृक्ष के नीचे बैठा हुआ दिखाया जाता था, कहीं स्वास्तिक का चिन्ह दिखाया जाता था। लेकिन महायान शाखा के उदय के साथ साथ बुद्ध की ईश्वर के रूप में उपासना, या ये लोग ईश्वर के रूप में उनकी मूर्ति बनाने लगे और उन्हें पूजने लगे। अब बौद्ध धर्म के साथ साथ जो एक अन्य कार्य कनिष्क के समय में हुआ वह है साहित्य की उन्नति। कनिष्क जो थे वो साहित्य और कला दोनों के संरक्षक थे, और क्योंकि संरक्षक थे तो इन्होंने न केवल हर्ष की तरह बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य किया, बल्कि अशोक की तरह बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ उनकी जो शिक्षाएं थी उन्हें पुस्तकों के रूप में, उन्हें निर्माण कार्यों के रूप में भी हमें देखने को मिलती हैं। ये तो साहित्य की उन्नति जो हुई इनके समय में, तो अश्वघोष जो थे उनके द्वारा बुद्ध चरित व सौंदरानंद नामक काव्य लिखा गया, और सारिपुत्र नाटक के भी ये रचयिता माने जाते हैं। नागार्जुन जो थे उन्होंने भी शून्यवाद और सापेक्षवाद के सिद्धांत लोगों के सामने प्रस्तुत किए, और लोगों को उनकी ये जो उन्होंने शून्यवाद के संबंध में जो बातें कही वो लोगों के दिमाग में काफी गहराई तक उतरी। वसुमित्र जो कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, वो भी एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और विद्वान थे, और जो कि समय समय पर कनिष्क को अपने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध धार्मिक स्थानों के बारे में तरह तरह की बातें बताते थे। साथ ही साथ इस समय आयुर्वेद के जन्मदाता चरक को भी कनिष्क ने अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया। वो इसी समय में हुए, और
जैसा कि आप जानते ही हैं कि चरक जो है वो चरक संहिता के भी लेखक हैं, जिसमें कि आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और आयुर्वेद और वनस्पति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। अब साहित्य के बाद बात आती है निर्माण कार्यों की, कि कनिष्क जो थे उनके समय में एक विस्तृत साम्राज्य तो था ही, और उन्होंने निर्माण कार्यों के, जैसे कि अशोक के समय में हम देखते हैं कि बौद्ध स्तूपों की और शिलालेखों की स्थापना हुई, उसी तरह इनके समय में जो निर्माण कार्य हुए तो तक्षशिला में सिरपक और कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर का निर्माण इनके समय में ही हुआ। पुरुषपुर में, जो कि इनकी राजधानी थी, वहां पर ये कहा जाता है कि 400 फीट ऊंची 13 मंजिलों की एक मीनार बनाई गई और जिसे लोहे के छत्र से ढका गया। तो ये इंगित करता है कि कनिष्क जो थे उनका वास्तुकला के क्षेत्र में या निर्माण कार्य के, और इसके अलावा सारनाथ, सांची वगैरह में जो बौद्ध स्तूप थे या मठ थे उनके सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया, मथुरा के भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। नेक्स्ट आता है कि कनिष्क के समय में, क्योंकि अब शांति और सद्भाव का वातावरण था, साम्राज्य काफी विस्तृत था, तो रोम के साथ भी भारत के, या कहना चाहिए कनिष्क के, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। ये कहा जाता है कि वहां पर वस्त्र, प्रसाधन सामग्री जो थी वो भारत निर्यात किया करता था, और रोम से उसके बदले में सोना जो है वो भारत आया करता था, और बैक्टीरिया आदि प्रदेशों के साथ भी भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। तो इस समय व्यापार और उद्योग इनकी काफी उन्नति हुई। अब नेक्स्ट आता है कलाओं का संरक्षण। कलाओं के संरक्षक में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात करी थी कि महायान की बौद्ध धर्म में एक नई शाखा, महायान शाखा का उदय कनिष्क के समय में हुआ, और महायान शाखा में मैंने आपको बताया कि अब बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी। तो कलाओं में विशेषकर मूर्ति कला का विकास इनके समय में हुआ, और वो मूर्ति कला सर्वाधिक जो विस्तृत हुई या सर्वाधिक फैली वो गांधार क्षेत्र में फैली, और जो कि गांधार कला के नाम से जानी गई। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। ये अधिकांशतः स्लेटी पत्थर, स्लेटी बलुआ पत्थर की बनाई जाती थी, और गांधार कला की विशेषता ये थी कि इसमें हिंदू कला के साथ साथ ग्रीक या रोमन कला का भी सामंजस्य किया गया, इसलिए इस कला को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना गया। इसमें जो मूर्तियां बनाई गई उसमें कहीं पर महात्मा बुद्ध को सिंहासन पर खड़े हुए दिखाया, सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, और कहीं पर उनकी खड़ी मूर्ति भी दिखाई गई है। और क्योंकि ग्रीक प्रभाव था तो इसलिए कहीं पर वो यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई देते हैं। लेकिन गांधार कला के साथ साथ मथुरा में भी जो है उस समय जिस मूर्ति कला का विकास हुआ वो मथुरा कला के नाम से जाना गया। ये मथुरा कला जो है उसका विशेष जो क्षेत्र था वो सारनाथ, सांची तथा भरूच में जो बौद्ध स्तूप या अन्य वो मिले हैं उनमें हमें मथुरा कला शैली देखने को मिलती है। हालांकि मथुरा कला शैली पूर्णतः एक स्वतंत्र शैली थी, लेकिन क्योंकि इसका विकास कनिष्क के काल में हुआ जबकि गांधार कला शैली काफी विस्तृत हो चुकी थी, काफी जोर पकड़ रही थी, तो मथुरा कला शैली में भी हमें गांधार कला शैली के कुछ तत्व देखने को मिलते हैं। तो ये
आपका कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां कंप्लीट हो गई। ये एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसमें से कई शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, इसलिए यदि हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हमारे आगे काफी काम आएगी। थैंक यू।